आप सभी से सादर अभिवादन। आज हम फिर सलीला संस्था की ओर से पुस्तक चर्चा के कार्यक्रम में सम्मिलित होने जा रहे हैं और मेरे ख्याल से सभी जो हैं दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और मैं एक बार कंफर्म कर लेती हूँ कि क्या हमारा लाइव आ रहा है। जी। आप लोग भी कंफर्म कर लीजिए कि क्या हम लोग लाइव हो गए हैं। पता चल रहा है आप लोगों को? क्या नहीं हम पता चल लाइव रहा जुड़ गए है। हैं? बैक कर लेंगे तो फिर निकल जाएंगे ना। नहीं नहीं, बात तो नहीं करनी। आप अपना माइक ऑन करके आप मुझे बताइएगा कि क्या हम लाइव जा रहे हैं। 1 मिनट में कंफर्म कर लेती हूँ। मेरे ख्याल से तो हम लोग माइक पे हैं। आन हाँ, भी है और आप भी दिख रही हैं। इंदिरा त्रिवेदी जी दिख रही हैं, पीछे सर दिख रहे हैं। इतने लोग तो दिख रहे हैं। नहीं, वो लाइव का चेक करना होगा ना विमला जी को कि फेसबुक पर हम लाइव दिख रहे हैं या नहीं। हाँ, तो वो तो वही चेक करेंगे ना। दूसरे किसी मोबाइल से चेक किया जा सकता है। फेसबुक पे जी। वैसे एक मैसेज आया जरूर है। 2 लोग लाइव आए हैं। चालू हुआ है कार्यक्रम। तो चलिए हम दिख रहा होगा। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और मैं सबसे पहले स्वागत करती हूँ आप सभी स्टूडियो में आमंत्रित मेहमानों का। आज के पुस्तक चर्चा जो होनी है, कहानी वाला शंख, यह एक बालुपन्यास है और हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं मुख्य अतिथि के तौर पर दिनेश कुमार जी माली जो ओडिशा से हैं, और डॉक्टर सुरेंद्र विक्रम जो लखनऊ से हैं, और इंदिरा जी त्रिवेदी जो भोपाल से हैं। और नमस्कार। माननीय इंदिरा जी त्रिवेदी को मैं सादर आमंत्रित करती हूँ कि वह आए और अपना उद्बोधन प्रस्तुत करें इस पुस्तक पर। परिचय भी आप दीजिएगा। और आपको इंदिरा जी के बारे में थोड़ा बता दूं कि हालांकि इंदिरा जी के बारे में बताना वह खुद एक बहुत बड़ी बाल पत्रिका बाल भास्कर हैं, उसकी संपादक है और पिछले 12 सालों से निरंतर संपादन करते हुए उस पत्रिका को कई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है और बाल जगत में एक अपनी पहचान बनाई है। पत्रकारिता में उन्होंने डिग्री हासिल की है और 28 सालों से वे दैनिक भास्कर समूह के साथ जुड़ी हुई हैं, काम कर रही हैं। उनकी अब तक 2 कहानी संग्रह की पुस्तकें आ चुकी है कि पापा ने सही कहा था, 2023 में आई। इसको लगभग 3-4 पुरस्कार अब तक मिल चुके हैं। और उसके बाद इसी वर्ष उनकी गूंगी गुड़िया कहानी संग्रह की पुस्तक आई। और यही नहीं, वो इतनी कहानियों की चितेरी हैं कि छोटी छोटी कविताएं, कहानियां ये अक्सर ऑनलाइन अपने उस पे पेज पे डाल करके लाइव आती रहती हैं और बच्चों के लिए प्रस्तुत करती रहती हैं। गाने की भी शौकीन है। कई बार वो फिल्मी गाने भी बड़े निराले अंदाज में गाती हैं, एकदम उसमें खोकर प्रवाहमय होकर बहती हुई बहुत मधुर कंठ है। ऐसी सम्राज्ञी को मैं बुलाना चाहती हूँ और बड़े गौरव की बात है कि आज वो हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में स्क्रीन पर मौजूद है। तो इंदिरा जी, आप आइए, आपका स्वागत है।
बहुत बहुत धन्यवाद विमला जी। नमस्कार। पटल पर उपस्थित सभी महानुभावों का हृदय से स्वागत है। आज हम बहुमुखी प्रतिभा की धनी और बाल साहित्य के क्षेत्र में राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जानी पहचानी जाने वाली डॉक्टर विमला भंडारी जी के बाल उपन्यास कहानी वाला शंख पर चर्चा हेतु एकत्रित हुए हैं। डॉक्टर विमला भंडारी जी का बाल उपन्यास कहानी वाला शंख इसी वर्ष यानी 2025 में ही प्रकाशित हुआ है। आइए इसके बारे में संक्षेप में आपको जानकारी दे देती हूँ। इसका आवरण बहुत ही आकर्षक है, कलरफुल है, जो खास तौर पर बच्चों को बहुत प्रभावित करता है। सुभद्रा पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स दिल्ली से प्रकाशित इस पुस्तक का मूल्य मात्र 200 रुपए है। पृष्ठों की कुल संख्या 67 है, जो एक आदर्श बाल उपन्यास के लिए पर्याप्त है। इस उपन्यास में कुल 14 कहानियां हैं। उनके शीर्षक भी बहुत ही रोचक और बहुत ही आकर्षक हैं बच्चों के लिए। चाचा जमालुद्दीन कलईवाला, जंगल प्यास और शंख की कहानी, जिम्मी और बंदर, टोनी की बरसाती छुट्टी, तेजा की यात्रा, झूले वाली टहनी, गधे का सवाल, अंधेरे में बुद्धि की रोशनी, चिड़िया के 4 सवाल, उजाले की ओर, गोलू की बातें, अनवी और बोलता हुआ रिबन, शाबाश पल्लवी और 14 नंबर पर कहानी है साइकिल की आत्मकथा। तो ये बाल उपन्यास में दी गई कहानियों के रोचक और आकर्षक शीर्षक थे। शीर्षक को पढ़कर ही बच्चों में उसे पढ़ने की लालसा, जिज्ञासा निश्चित रूप से उत्पन्न होगी। और इसकी एक खास बात ये है कि इसमें इसकी खास विशेषता ये है कि इसकी शुरुआत ही बड़े रोचक ढंग से की गई है, जिसमें शंख की ओर से बच्चों के लिए कुछ खास पैगाम दिया गया है। एक वानगी देखिए कि कभी सुना है तुमने शंख बोले, बोल बोल कर कहानी खोले, हर महीने लाता संदेश, कभी हंसी तो कभी विशेष। दरअसल इसमें बिल्कुल विक्रम वेताल की कहानी की तर्ज पर शंख क्रमवार मास की कहानी सुनाता है, महीनों की कहानी सुनाता है। पहली कहानी आषाढ़ मास की है, फिर श्रावण की है, भाद्रपद की है, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, इस तरीके से जो भी हमारे हिंदी महीने हैं उनको क्रमवार बहुत ही अच्छे ढंग से उसका चित्रण खूबसूरत अंदाज में आदरणीय विमला जी ने किया है। शंख के द्वारा कहानी का क्रम अनवरत चलता रहता है, जो पाठकों को निश्चित रूप से बांधे रखता है। यह अनोखापन इस उपन्यास की मुझे खास विशेषता लगी और ऐसा मैंने अभी तक कहीं देखा नहीं, कहीं पढ़ा नहीं। तो ये तो बाल उपन्यास के बारे में थी चर्चा। अब मैं थोड़ा डॉक्टर विमला जी के बारे में बताना चाहूंगी। इस बाल उपन्यास की कुशल लेखिका डॉक्टर विमला भंडारी जी के व्यक्तित्व, कृतित्व और उपलब्धियों के बारे में संक्षेप में जानते हैं, क्योंकि उनकी फहरिस्त तो काफी लंबी है। आदरणीय डॉक्टर विमला भंडारी जी बाल साहित्य के क्षेत्र में देश में अग्रिम पंक्ति में कार्य करने वाली सलीला संस्था की संस्थापक हैं, जैसा कि बहुत सारे लोग जानते हैं। साथ ही राजस्थान साहित्य अकादमी की सरस्वती सभा एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी की पूर्व सदस्य हैं। बाल साहित्य की गतिविधियों पर केंद्रित सलिल प्रवाह वार्षिकी की आप प्रमुख संपादक हैं। आपकी प्रकाशित 43 कृतियों में बाल कहानियां, बाल उपन्यास, किशोर उपन्यास, पिक्चर बुक, कहानी संग्रह, कविता संग्रह, नाटक, यात्रा संस्मरण, अनुवादित उपन्यास व संपादित पुस्तकें आदि
सम्मिलित हैं। तो ये था डॉक्टर विमला भंडारी जी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर संक्षेप में मैंने प्रकाश डाला है। आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय दिनेश कुमार माली जी के उद्बोधन से पूर्व मैं उनका संक्षिप्त परिचय देना चाहूंगी। आदरणीय दिनेश कुमार माली जी सुप्रसिद्ध लेखक, कवि, ओडिया और अंग्रेजी से हिंदी में अनुवादक एवं प्रख्यात आलोचक हैं। 16 अप्रैल 1993 से वर्ष 2002 तक भूमिगत खदानें हिंगीर, रामपुर, कोलियारी ओडिशा की सबसे पुरानी खदान है, हीराखंड, बुंदिया इंकलाइन में कार्यकारी उनका अनुभव रहा है और 2002 से 2010 तक उच्च उत्पादकता वाली संबलेश्वरी खुली खदान की योजना परियोजना से संबद्ध तथा साइडिंग के नोडल अधिकारी के रूप में आपने प्रभार ग्रहण किया। मई 2011 से दिसंबर 2016 तक लिंगराज खुली खदान में वरीय प्रबंधक खनन के रूप में कार्यरत रहे और संप्रति वे भारत के कोल इंडिया लिमिटेड की अनुषंगी कंपनी महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड के जगन्नाथ क्षेत्र में विभागाध्यक्ष खनन है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि हमारे मुख्य अतिथि किस महत्वपूर्ण क्षेत्र में अपनी दखल रखते हैं। अब बात करते हैं उनकी साहित्यिक यात्रा की। तो आदरणीय दिनेश माली जी ने इग्नू के मानविकी विद्यापीठ की प्रोफेसर नंदिनी साहू के निर्देशन में लोकगीत और सांस्कृतिक अध्ययन के एमए कोर्स में अपने अध्यायों के माध्यम से अकादमिक कार्यक्रम तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आपके अनुवादों का भारत की विभिन्न भाषाओं में अनुवाद भी हुआ है और बहुत सारे सम्मान और पुरस्कार आपको मिले हैं जिनकी बहुत लंबी फहरिस्त है। तो मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय मुख्य अतिथि दिनेश कुमार माली जी के को अपना उद्बोधन देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद इंदिरा जी। इस वर्चुअल संगोष्ठी के अध्यक्ष प्रोफेसर सुरेंद्र विक्रम, परम आदरणीय विमला दीदी और संचालिका इंदिरा जी, आपने मुझे कहानीवाला शंख उपन्यास पे बोलने का जो अवसर दिया उसके लिए मैं अपने आप को गौरवान्वित अनुभव करता हूँ। और जैसे कि मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि मेरे साहित्यिक जीवन की अगर शुरुआत हुई तो विमला दीदी से ही हुई थी और उन्होंने मेरे पहले जो अनुवाद पे उन्होंने अपनी भूमिका लिखी थी, जैसा कि जानते भी हैं, और फिर उनका आशीर्वाद रहा। हम धीरे धीरे क्षेत्र में, अनुवाद के क्षेत्र में, फिर मौलिक क्षेत्र में कार्य करते हुए कुछ हद तक आगे बढ़े हैं। तो इस उपन्यास पे अपना विचार रखने से पहले मैं एक टीएस इलियट को याद करना चाहूँगा। बहुत बड़े आलोचक है ब्रिटिश के। उन्होंने एक किताब लिखी थी ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट। वो आलोचना के क्षेत्र में पाश्चात्य आलोचक के रूप में माना जाता है। तो हमारे देश की एक ट्रेडिशन है और अपने व्यक्ति कैसे व्यक्तिगत प्रतिभा का उसके अंदर प्रतिपादन करता है। जैसे हम पंचतंत्र की कहानियां पढ़ते हैं या कथा श्री सागर की कहानियां पढ़ते हैं, हितोपदेश पढ़ते हैं, तरह तरह की बाल कहानियों को अगर देखते हैं तो उसके अंदर हम, जैसे आपने कहा था, विक्रम और वेताल का एक कंसेप्ट आता है। कहीं अगर अरबियन कहानियां पढ़ते हैं तो उसमें अलाउद्दीन का जीन आता है या एक चद्र पे उठा करके पूरी विश्व यात्रा करते हैं। तो ये हमारी ट्रेडिशन के अंदर समाया हुआ है
कि विक्रम बेताल कहा जाता है, टी.एस. एलियट हमेशा कहते थे कि हमारे जो पुराने साहित्यकार हैं उनका खून हमारी धमनियों में दौड़ता है और हम अपनी व्यक्तिगत प्रतिभा से उसको रूपांतरित करते हैं। जैसे विक्रम बेताल वाला कंसेप्ट है वो यहाँ एक मॉडिफाई होकर के संक के रूप में आया है। संक जमालुद्दीन कलई वाले को मिलता है और कहता है कि मैं कहानी सुनाऊंगा और सवाल पूछूंगा, अगर सवाल का सही से उत्तर दिया तो मैं दूसरी कहानी सुनाऊंगा, अगर नहीं दिया तो मैं चला जाऊंगा। वो तो वेताल और विक्रम भी ऐसी ही बात करते थे। वेताल भी लटकता है उसके कंधे पे विक्रम के, मैं कहानी सुनाऊंगा, सवाल पूछूंगा, सवाल का उत्तर दिया तब ठीक है, नहीं तो फिर मैं चला जाऊंगा। तो इस प्रकार से वो टैलेंट और इंडिविजुअल टैलेंट और ये वाली जो बात आती है ट्रेडिशन, तो ट्रेडिशन तो हर भारतीय लेखक हो या विश्व का कोई भी लेखक हो अपनी ट्रेडिशन को फॉलो करता है। तो ट्रेडिशन हमारे लेखन को एक नया रूप देती है। कहने का मतलब आप चाहे भानुमति का पिटारा की बात करें या बहुत सारी बातें, तरह तरह की बातें करें। पुराने हम बचपन में कहानियां पढ़ते थे, जादूगरनी के गोले के अंदर कोई घोड़ा आ रहा है उसको देख के बताती थी वहां तक पहुंचा, या तोते के कंठ में प्राण रहते थे, तोते की गर्दन मरोड़ती तो मर गया। इस तरह तरह की हम कहानियां पढ़ते थे। तो ये चूंकि हमें ट्रेडिशन में हमारे पूर्वजों से मिली है और आप अपनी प्रतिभा का उपयोग करते हो, कैसे उसको मॉडिफाई करते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है और वो आपको साहित्य के अंदर एक अलग रूप दिखाता है। साहित्य के अंदर आपको एक विशेष मार्ग पे ले जाने की कोशिश करते हैं। जैसे आप यू कैन विन, आप एक किताब पढ़ेंगे, शिव खेड़ा की है, बहुत मोटिवेटिंग बुक है। उन्हें 2 उदाहरण देते हैं बच्चों को। एक उदाहरण देता है कि तितली के लाइफ जीवन चक्र को लेकर के, लार्वा से प्यूपा और प्यूपा लार्वा बनते बनते तितली बनती है, उसके बाद कैसे वो उड़ के जाती है। तो वो उदाहरण दिखाता है, सब बच्चे खड़े हैं, उनको एक अंडा तितली का रखा टेबल पे और वो बच्चों को बोलता है देखो बच्चों, मैं आपको तितली के लाइफ साइकिल के जीवन चक्र के बारे में बताऊंगा। वो अंडा रखा हुआ है, तभी उनका प्रिंसिपल का फोन आता है, वो सर चले जाते हैं। सर जाने के बाद अंडा फूट के 2 नौकें निकलती है और वो अंडा फूटने के बाद वो लार्वा प्यूपा बाहर निकलने की कोशिश करता है, धीरे धीरे लार्वा बनता है और ऐसे बनने की कोशिश करता है। एक छोटे बच्चे को दया आ जाती है, वो अंडे को एक पेंसिल लेकर के उसको तोड़ देता है। थोड़ा सा तितली आधी अधूरी बनी होती है, ऊपर उड़ती है, उड़ करके आकाश की तरफ जाती है और खत्म हो जाती है, नीचे गिर जाती है। जब सर आते हैं तो देखते हैं अरे भाई ये तितली कैसे मर गई, तो बोला सर इसको बच्चे को दया आ गई थी और उसने अंडे को फोड़ दिया तो वो संघर्ष नहीं कर पाया, मर गया। तो बोला मैं आपको ये संदेश देने के लिए ये तितली को रखा गया था, इसलिए कि जब बच्चे संघर्ष की अवस्था में होते हैं और माँ बाप उनको सपोर्ट करते हैं और उनको संघर्ष करने नहीं देते हैं, तो उनके पंख डेवलप नहीं हो पाते कि हवा की उत्प्लावक बल को वो बर्दाश्त कर पाए, और वो बाहर जब यथार्थ दुनिया में निकलते हैं तो वो नहीं संघर्ष कर पाते हैं, वो मर जाते हैं, संघर्ष से जूझ जाते हैं। तो ये विक्रम, ये शिव खेड़ा जब ये उदाहरण देते हैं तो एक बच्चों का जीवन को प्रेरक का बना करके उदाहरण देते हैं। एक दूसरा उदाहरण देते हैं कि एक गुब्बारा बेच रहे हैं, एक अलग कलर का, हरा कलर का, एक लाल कलर का। एक बच्चा उनके पास लेने के लिए पहुंचता है कि अंकल ये गुब्बारा दे दीजिए। एक गुब्बारा दे देता है, वो उसके हाथ से छूट जाता है लेकिन गुब्बारा नीचे आ जाता है। दूसरा गुब्बारा लेने जाता है तो दूसरा गुब्बारा छूटता है लेकिन आकाश में चला जाता है। तो गुब्बारे वाले को बच्चा पूछता है कि अंकल ये बताइए, एक गुब्बारा आकाश में उड़ गया और दूसरा गुब्बारा नीचे गिर गया, ऐसा क्यों है? तो बोला कि बेटा देखो, एक के अंदर हाइड्रोजन भरी हुई थी और हाइड्रोजन हल्की गैस है, उस गुब्बारे को आकाश में लेके गई। दूसरे के अंदर ये सिंपल हवा भरी हुई थी, वो गुब्बारा भारी होती है वो नीचे गिर गया। तो कहने का मतलब ये जो उपन्यास है उसके अंदर भी 12 कहानियों का एक समावेश है, और 12 कहानियां आप अगर अच्छे ढंग से देखेंगे तो 12 कहानियों में एक एक बताता हूँ आपको कि पंचतंत्र से भी जुड़ी हुई है। जैसे विक्रम बेताल वाला कंसेप्ट तो आया ही आया, तो पंचतंत्र से कैसे जुड़ती है एक एक कहानियों को बताता हूँ आपको। पहले जैसे जिम्मी और बंदर, पहली कहानी है इनका। पहली कहानी में आप अगर मार्क करेंगे कि सरकारी क्वार्टर से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और कुछ बच्चे ऐसे दिमाग के होते हैं कि हम सड़क से नहीं जाएंगे, छत के ऊपर से स्कूल चले जाएंगे। तो एक बच्ची है जिम्मी जो भी है, ऊपर से छत के ऊपर से स्कूल जाने की कोशिश करती है। तो वहां एक बंदर बैठा के रखा हुआ है। बंदर वो पहले देखती है तो ओरिजिनल बंदर समझ के डर जाती है, और डर के पीछे भी भाग सकती थी या कूद के गिर भी सकती थी, कुछ भी कर सकती थी। लेकिन वो देखती है बंदर है कुछ तो होगा, तो वो क्या करती है, अपने टिफिन खोल के रोटी फेंकती है। तो बंदर में कोई हलचल नहीं होती है। बंदर में जब हलचल नहीं होती है वो समझ जाती है कि कोई पुतला बना के बैठा है, तो आराम से समय पार करके पार होके जाती है। आप पंचतंत्र के मगरमच्छ और बंदर वाली कहानी अगर याद करेंगे, क्रोकोडाइल अगर अपने बंदर पीठ को पीछे बैठा के जाता है और बोलती है कि मेरी पत्नी तुमको खाना चाहती थी, तो बंदर अगर
पत्नी का आप सुने होंगे, एक बहुत फेमस क्रोकोडाइल एंड ये मंकी वाली स्टोरी है। लेकिन जब वो बंदर बोलता है अरे यार इतनी छोटी सी बात, तो मुझे वापस ले जाता, तब हम तो अपना हार्ट जो है, हृदय जो है, वो वहाँ फेफड़ा वहाँ छोड़ के आए पेड़ के ऊपर, तो वापस लेके चलो, हम वापस लेके आते। तो प्रत्युत्पन्नमति, अगर वो बीचों बीच में, समुद्र के बीचों बीच में और उसकी प्रत्युत्पन्नमति नहीं जागती तो बंदर बर्बाद हो सकता है। उसकी बुद्धि जागी, मेरा हार्ट वहां है तो वहां चलो। तो ये बच्ची के अंदर भी वो का वो बात आती है, वो डर से उसमें धैर्य और धीरज समय रख करके उसकी टेस्ट कर लेती है। आप कभी भी मनोविज्ञान में भी जाएंगे, एक रस्सी है और थोड़ा सा अंधेरा है, तो उसको अगर आदमी देखेगा अरे सांप पड़ा है, लेकिन वास्तव में जाके उसको हिलाएगा डुलाएगा अरे ये तो रस्सी थी। तो एक मनोविज्ञान को भी आकर्षित करती है, बाल मनोविज्ञान को भी आकर्षित करती है। रस्सी और सांप का जो भ्रम है उसको भी दूर करती है। आपको एकदम घबराने की जरूरत नहीं है, जैसी भी सिचुएशन आए उसको पहले टेस्ट तो कर लो, टेस्ट करने के बाद अपना निर्णय लेना चाहिए। ऐसी की ऐसी कहानी एक और आगे जो तेजाजी वाली कहानी है उसके अंदर भी रिपीट हुई है। अब टोनी का बरसाती छुट्टी, अगर इस कहानी के ऊपर आप देखेंगे तो बैग उनसे बेटे टोनी से बात करता है कि देख बारिश का मौसम है, बारिश गिर सकती है, तुम्हारे अंदर ये टिफिन लेके जा रहा है, आलू पराठा है वो सब भीग जाएगा और मैं भी भीग जाऊंगा। लेकिन ये बात मानता नहीं है, बात मानता नहीं है। तो आखिर में क्या होता है कि बारिश हो जाती है, उसका बैग भीग जाता है और उसका टिफिन जो नाश्ता वो भी भीग जाता है। तो उसके दिमाग में आता है अरे मैं इसकी बात मान लेता तो मेरा काम हो जाता था। आप अब पंचतंत्र में जाइए, एक ब्राह्मण अपनी यात्रा पे जाता है, माँ बोलती है केकड़ा लेके जाना। वो बोला केकड़ा को क्यों ले जाऊंगा? बोला ढक्कन में बांध के, बर्तन में इसको छोटा सा डिबिया में बांध के ले जाओ। बोला क्यों, इससे क्या फायदा होगा? बोला तुम्हारे दुख में काम आएगा। वो यात्रा करते करते थक जाता है, पेड़ के नीचे जाके सोता है, सोते सोते उसको नींद आ जाती है। नींद आती है, उसी दौरान एक सांप वहां से आ जाता है। उसी दौरान वो डिब्बी जो होती है वो खुल जाती है, केकड़ा बाहर निकलता है, वो सांप को मार देता है। जब सांप को मार देता है तब उसको याद आता है, रियलाइज होता है अरे माँ बोली थी केकड़ा को साथ लेके आ गया तो अवस्था मेरे काम आ गया। तो अगर ये भी टोनी अगर समझदार होता और उसकी बात को मान लेता कि बारिश का मौसम बन रहा है, मैं छाता ले लेता, तो शायद ये बच जाती। तो ये पंचतंत्र का आप उधर भी आप मार्क देखेंगे तो पंचतंत्र की कहानियां कैसे खींच के आधुनिक परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर हमारे सामने आ रही है। और तेजा की यात्रा तो बहुत ही मार्मिक कहानी है जो राजस्थान के लोक देवता पर आधारित है। हम बचपन में पढ़ते थे वीर तेजा की कहानियों के बारे में कि वीर तेजा ऐसा था कि बहन का ससुराल में गया, उनका बहन की गायों को लेकर कोई चोर गुंडे लोग भाग गए थे। तो बहन को बोला चिंता मत कर, मैं गायों को लेके आऊंगा, सबको बचा के लाऊंगा। तो गायों को जो बचाने वो जब जाता है तो उसी दौरान मुठभेड़ में उसका कई खूब सारी लड़ाई हो जाती है और खून वून भी हो जाता है। लेकिन बीच में जब जाने से पहले एक सांप मिलता है, बोला तुम जा रहे हो लेकिन मेरे को वचन दे के जाओ कि या तो वापस आओगे कि नहीं आओगे। बोला मैं वचन देता हूँ, मैं आऊंगा और उसके बाद मेरे को खाना तुम खा ले। तब वो एकदम खून खान लहूलुहान होकर जब वापस आता है तो बोलता है मैं तेरे को कहाँ डसूंगा? तो बोलता है मेरा जीभ है, आप मेरी जीभ को देखिए, अब मेरे जीभ पे डस लो। तो वो सांप जीभ पे डस लेता है और वीर तेजा की मौत हो जाती है। ये नागौर के खरनाल इरा में जन्म होता है और अजमेर के पास सुरसुरा जगह में इनकी मौत होती है। तो एक लोक देवता जो गायों की रक्षा करता है, जो वचनबद्ध है, सत्य के लिए सत्यनिष्ठ है, सत्य की बातों को मानता है, वचन देता है, वचन को निभाता है। और वो लोक देवता बच्चों के अंदर किस प्रकार की भावना ला सकती है, सत्य के लिए भावना लाएगी और गायों की रक्षा की भावना लाएगी। इस प्रकार आप बहुत सारे तथ्य इसमें खोज सकते हैं। और वीर तेजा की कहानी जैसे वो बच्ची वाली कहानी है कि वो बंदर वाला एक पुतला बना के बैठा दिया था, इसी प्रकार से बच्चों को जत्था तेजा की यात्रा पर जाता है तो बीच में एक कपड़े का सांप फेंका हुआ रहता है। उसी दौरान बच्चों को साइकिल जाती है, उसका भोंपू गिर जाता है, भोंपू लेने का बच्चा वहां खड़ा हो जाता है और सांप लेकर डरता है। अचानक डर भी सकता था, लेकिन वो लकड़ी लेके उसको हिलाता है तो सांप उलट जाता है, पता चलता है ये कपड़े का सांप बना हुआ था। तो इस प्रकार से बच्चों के भीतर जो प्रकार का डर भय पैदा होता है, भय को उन्होंने मनोवैज्ञानिक ढंग से हल करने का बहुत सारा तरह तरह के तरीके निकाले कि बच्चों को कहानियों के माध्यम से, खासकर बच्चे डरते बहुत है, जब डरते बहुत है तो वो कहानियों को बेस बना करके जब भी ये कहानियों को याद कर, नहीं 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 उन्होंने तो बहुत अच्छी बात कही थी, अरे वो ऐसा तो हो नहीं सकता है, लकड़ी कागज का भी हो सकता है, कपड़े का भी हो सकता है, पुतला भी हो सकता है, तरह तरह की चीजें उसमें सामने आती है। एक कहानी है जो साहस और इसके लिए भी आपको समझ के लिए प्रेरित करती है, झूले वाली ट्रेन। ये कहानी आश्विन मास में सुनाती है कि बच्चा झूला झूलना पसंद करते हैं, लेकिन बारिश का मौसम होता है और वो फिसल करके बच्चा गिर जाता है, उसको रोने लगता है। तब उसको याद आता है कि अगर माँ की बात मान लेता तो मैं गिरता नहीं। इस प्रकार से अगली कहानी है गधे का सवाल। गधे का सवाल मेरे को एक उड़िया कहानी को याद दिलाता है।
गधे में एक धोबी है, गधे पे अपना सामान लाना ले जाना कर रहा है, ये कपड़े ले जा रहे हैं धोबी घाट तक। लेकिन जब उसके पास बाइक आ जाती है तो गधे को छोड़ देता है और वो बाइक के ऊपर अपना सामान लाना ले जाना शुरू कर देता है। तब गधे को लगता है कि उसको अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है, उसका उपयोग नहीं किया जा रहा है, वो ऐसे ही फालतू हो गया। तो ये एक उड़िया कहानी है मागुनी की बैलगाड़ी। जब बैलगाड़ी का काम लोगों को लाने ले जाने के अंदर काम आता था, लेकिन एक बस आना जब शुरू हो गई तो लोग वो बैलगाड़ी की तरफ जाना बंद कर दिए और सब के सब लोग बस की ओर चढ़ना शुरू कर दिया। बस शुरू नेचुरली बस में जाएंगे तो नई चीज आ गई है, नई चीज से प्रभावित हो गए तो बैलगाड़ी को माइनस कर दिया, माइनस छोड़ दिया गया। तो आखिर में क्या हुआ कि बैलगाड़ी का जो मागुनी था वो भी मर गया और बैल भी मर गया। तो इस प्रकार से इन्होंने ये शिक्षा दी है कि नई चीज आए तो लेकिन पुराने को त्याज्य नहीं करना चाहिए, पुराने को परित्यक्त नहीं करना चाहिए। लेकिन आधुनिक युग में क्या ये संभव है? अगर आपके पास बाइक है और एक गधा है तो आप किसको सपोर्ट करेंगे? आप तो बाइक पे जाना पसंद करेंगे, गधे पे तो नहीं जाएंगे। तो कहने का अर्थ यह है कि टेक्नोलॉजी जब जब नया नया विकास होकर के आता है तो पुरानी चीजें अपने आप स्वतः अपना स्थान माइनस करती जाती है। लेकिन फिर भी एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश दिया है कि पुरानी चीजों को भी सम्मान देना चाहिए, उनको आदर करना चाहिए, उनको कम से कम उतना ये अंडर एस्टिमेट न करें, उनको माइनस न करें। इस प्रकार से गधे के ये वाली कहानी आती है। अंधेरे में बुद्धि की रोशनी, एक जासूस जैसा बच्चे का छोटा सा जासूस बताया कि अंधेरे में लोग डरते हैं, गाड़ी जा रही है तुम वहां मत जाना, भूत दिखाई देंगे। लेकिन ये बच्चा बड़ा जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है, पीछा करता है, एक जगह लैंप पोस्ट के सामने खड़ा रह के देखता है, गाड़ी जाती है, उसमें कोई चोर लोग होते हैं, वहां से चोरी करना चाहते हैं, तो वो उनका रिकॉर्डिंग कर लेता है, रिकॉर्डिंग करके पुलिस को देता है, पुलिस को देकर उनको पकड़ा लेता है। तो कहने का मतलब अगर बच्चे अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें और बिना डर के अगर सामने आए तो ये सब संस्कार कब डाले जा सकते हैं? बचपन में ही डाले जा सकते हैं। तो बचपन में डालने के लिए अंधेरे में बुद्धि की रोशनी। तब ये इन्होंने एक सवाल पूछा था, संघ पूछता है कि अंधेरे में सोचने की शक्ति खो जाती है, हम बुद्धि की रोशनी कैसे चलाएं, बुद्धि की रोशनी कैसे जलानी चाहिए? तो उन्होंने स्पष्ट किया कि देखिए, डर एक धुंध है, डर एक हेलुसिनेशन है, डर एक भ्रम है जो हमारे भीतर के जो विवेक है उसके रास्ते को ढक देता है। आपको अपना विवेक जागृत रखना चाहिए। अगर विवेक जागृत रहेगा तो आप अवश्य ही उस रास्ते को पार कर सकते हैं और अलग विपरीत परिस्थितियों से भी आप लड़ सकते हैं। एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट कहानी है इनकी, चिड़ियों के 4 सवाल। एक चिड़िया ऐसी है जो विस्थापन के दर्द को मर रहे हैं, गांव से लोग विस्थापित होकर शहरों की तरफ जा रहे हैं, हवेलियां सुनी पड़ी हुई है। तो एक बच्चा जब चिड़िया जाती है तो हवेली चुप है, वो पूछता है हवेली चुप क्यों है? तो बोला हमारे लोग तो छोड़ के चले गए। तो ये तहखाना वहां पड़ा रहता है, एक तहखाना, वहां तो तहखाना वहां कहानियां छिपी हुई है। बोला तहखाने में क्यों कहानियां छिपी हुई है? बोला हमारे लोग तो चले गए और हमारे बच्चों की हंसी, दादी नानी की कहानी, चूड़ियों की खनक, वो सब की चप तो तहखाने के अंदर रही हुई है। तो तहखाना क्यों साइलेंट है? अब तो उसका उत्तर देता है वायलिन कि देखिए ऐसा था कि क्या वो समय वापस आ सकता है कि तहखाना ये हवेलियां आबाद हो जाए और तहखाने में सब दादी माँ नानी की कहानियां याद आ जाए? तो बोला समय तो बीता हुआ समय तो वापस नहीं आ सकता है, इंसान वापस आ सकते हैं अगर लोग प्रकृति की ओर लौटो, गांवों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। जैसे हम नारा लगाते हैं उसी प्रकार का एक नारा इसमें भी है कि अपने अपने गांवों की ओर लौटो। आप शहरों की ओर जो विस्थापित हो रहे हो, तो वो वायलिन उत्तर देता है कि जब मैं बजता था हवेलियां नाचती थी, लोग नाचते थे, लेकिन आज न कोई बजाता है न कोई सुनता है, सब मोबाइल में कटर पटर लगे हुए हैं, सब मोबाइल में, तो वो सब वीराने हो गए। तो लास्ट अंतिम सवाल उसमें कोई पूछती है कि क्या गांव मर रहा है? तो जब चिड़िया पूछती है, बहुत बड़ा सवाल है कि वास्तव में आज हमारे गांव मर रहे हैं। जिस हिसाब से पूरा दुनिया ग्लोबलाइजेशन हो गया है, जिस प्रकार से पूरा दुनिया एक गांव बन गया है, उस जगह में आप गांव की कल्पना कैसे कर सकते हो? गांव तो बड़े बड़े शहरों में बदल गए हैं, तब्दील हो गए हैं, तो गांव मर रहे हैं। लेकिन ये थोड़ा आशाजनक उत्तर दिया है कि अगर हम अभी समय रहते सचेत हो जाए तो हम गांवों की ओर, हमारी प्रकृति की ओर, हमारे साहित्य की ओर, हमारे संस्कृति की ओर अगर वापस लौट जाए तो वो सुंदर दिन, सुंदर अतीत को हम वापस ला सकते हैं। एक कहानी इसी प्रकार की है उजाले की ओर, एक बहुत बड़े उपन्यास, अंग्रेजी उपन्यास का नाम याद नहीं आ रहा है, उसकी मुझे याद दिलाती है रे ऑफ होप है कि एक चोर आदमी है, झोपड़ी में बैठा हुआ है, एक बच्ची अनन्या, वो उसको बहुत प्यास लगी रहती है, वो अनन्या जाके पानी उसको पिला देती है, तो उसको होश में आता है, वो चोर होता है लेकिन बाद में फिर बदल जाता है। एक छोटी बच्ची उसको पानी पिलाती है
और उसकी संवेदना इतनी जाग जाती है कि वो अपने आप को चोर से एक अच्छे इंसान में कन्वर्ट कर देता है। तो किसी भी आदमी की पहचान, उसकी आदमी की पहचान कैसे होगी? उसके भीतर छुपी अच्छाई से होती है। उसके भीतर हो सकता है उसने गलत काम किया होगा, लेकिन वो समय, उसको मौका तो दो, दोबारा चांस तो दो, वो आदमी बदल भी सकता है। तो इस प्रकार से बचपन से ही बच्चे इस चीजों को अगर समझे तो एक मनोविज्ञान पे भी उन्होंने करारा प्रहार किया है। और गोलू की बातें भी इस प्रकार एक छोटी कहानी है जिसके अंदर सपनों की सैर कराते हैं। और एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट कहानी है अनवी और बोलता हुआ रिब्बन। ये कहानी अनवी और बोलता हुआ रिब्बन में, रिब्बन अनवी के भीतर एक ईगो पैदा करता है कि देखो मैं बंदा हूं, तुम अलग हो, तुम सबसे दूर हो, तुम किसी से बात मत करो, तुम अलग रहो। इस प्रकार का इसके भीतर एक लड़की अलग अलग थलग बैठी रहती है, क्योंकि उसके पास रिब्बन है, दूसरों के पास रिब्बन नहीं है। एक दिन उसके दोस्त आती है तो बोला तेरे पास ये रिब्बन है, ये कुछ कान में बोलता है क्या? हाँ बोलता था। बोला क्या बोलता है? बोला नहीं, सबसे अलग रहो बोलता है। तो बोला ये रिब्बन को हटा दो। वो रिब्बन को जब हटा देती है तब वो सबसे मिलना जुलना शुरू कर देती है। तो ये रिब्बन और कोई रिब्बन नहीं, अपने भीतर की अंतरात्मा ही अपना रिब्बन है। कि जब किसी बच्चे के अंदर ये आप घुट घुट के डाल देते तुम पूरा अलग हो, तुम वीआईपी हो, तुम बहुत बड़ा हो, तुम बच्चे लोग दूसरों से मत मिलो जुलो, तो वो बच्चा आगे जाकर के उसका विकास नहीं हो सकता, ना मनोवैज्ञानिक विकास सकता है, ना व्यक्तित्व का विकास हो सकता है। तो ये बचपन से ये बोलता और रिब्बन कोई नहीं है, आपके भीतर की एक जो पुकार होती है, भीतर का जो अहंकार होता है, भीतर का जो ईगो होता है, वो रिबन के रूप में प्रकट होता है। और अंतिम कहानी है शाबाश पल्लवी। शाबाश पल्लवी एक ऐसी है, छोटे से गांव है जहाँ वाईफाई नहीं है, कुछ भी नहीं है, जहाँ इंटरनेट नहीं है, लेकिन वहां की बच्ची पल्लवी टॉप कर जाती है। तो क्या टॉप आने के लिए ऐसे गांव का जो पूरा गांव वीराना जगह जहाँ नेट की सुविधा नहीं हो, वाईफाई की सुविधा नहीं, क्या आप इमेजिन कर सकते हैं वहां के बच्चे टॉप कर सकते हैं? लेकिन उन्होंने बताया कि बच्चे टॉप कर सकते हैं अगर उनके पढ़ने की जिज्ञासा हो, पढ़ने की ललक हो, मेहनत करने की, जो परिश्रम करने की आदत हो, क्यों नहीं बच्चा टॉप कर सकता है? क्या सुविधाओं के अंदर तो हर कोई पढ़ के आगे निकल जाए। जब सुविधाएं नहीं हो और वो असुविधाओं के अंदर के अगर आप संघर्ष करके अगर रास्ता बनाते हो, मार्ग दिखाते हो, तो ये बहुत बड़ा क्रेडिट है। तो इस प्रकार जो वो बच्चे जो वंचित है, जो दलित है, जिन्हें सुविधा उपलब्ध नहीं है, वो कम से कम अपने आप को नीचे ना अनुभव करें और इससे एक प्रेरणा लेकर के अपना आगे का रास्ता बढ़ाने का कोशिश करें। और अंत में कहानी है साइकिल की आत्मकथा। साइकिल की आत्मकथा अंतिम कहानी है। साइकिल अपनी आत्मकथा सुनाती है कि मेरी यात्रा एक कारखाने से शुरू हुई, फिर तरह तरह के पार्ट्स लगते गए, बड़ा बड़ा हिस्सा लगा, चमकीला टायर लगा, गुलाबी रंग की फ्रेम आई, प्यारी सी घंटी लगी। तो कहने का मतलब हर चीज की एक यात्रा होती है। जितनी भी कहानियां सुनी उनकी भी एक यात्रा थी। शंख क्या बोलता है कि मैं जितनी भी कहानियां सुना, सबके एक उद्देश्य है, सबकी अपनी अपनी थीम है, सबके कथानक है, सबके एक संदेश भी है। अलग अलग कहानियों से अलग अलग संदेश, किसी में दया का संदेश है, किसी में करुणा का संदेश है, किसी में जिज्ञासा, किसी में साहस का संदेश है। तो इस प्रकार की जो भी उन्होंने उपन्यास का नाम दिया या कहानियों का समूह, जो 12 कहानियों का समूह है, भले ही बाल उपन्यास के रूप में हमारे समक्ष प्रस्तुत हुआ है, लेकिन इनके अंदर बच्चों को रुक रुक करके अलग अलग जगह से, कहीं साहस के लिए, कहीं जिज्ञासा के लिए, तरह तरह के अपने जो दृष्टिकोण है उसको, कहीं दया करुणा, उनको पल्लवित करने का बहुत बड़ा अवसर मिलता है। इस प्रकार से ये शंख वाली कहानी वाला शंख जो उपन्यास है, अपने आप में बहुत ही एक अनुकरणीय, एक संग्रहणीय कहा जा सकता है कि हर बच्चों को पढ़ना चाहिए और एक बच्चों के लिए, बाल जगत के लिए एक अनमोल धरोहर के रूप में हमारे समक्ष में आता है। इतना ही कहकर के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत आभार, आपने मुझे ध्यानपूर्वक सुना, धैर्य से सुना, इसलिए मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ। नमस्कार। आदरणीय हमारे मुख्य अतिथि दिनेश कुमार माली जी ने बहुत ही खूबसूरती से, क्रमवार, विश्लेषणात्मक तरीके से एक एक कहानी के बारे में बताया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आदरणीय विमला जी कुछ कहना चाहेंगी? मेरी आवाज आ रही है आपको? मैं अपना माइक ऑन कर रही थी। जी अच्छा चल रहा है कहानी का सत्र। और मैं डॉक्टर लता अग्रवाल जुड़ी तो थी पर नजर नहीं आ रही है वापस स्टूडियो में। वो सफर में लग रहा था, वो कार के सफर में थी। देख लेती हूँ, जी अगर हाँ लता जी है तो हम लता जी को बुला लेते हैं ना स्टेज पर। जी लता जी आ गई हैं।
तो आप जी जी लता मैं जी को हूँ जो दीदी। आवाज आवाज आ रही मेरी? हाँ आ हाँ रही जी है। हाँ जी ठीक। दीदी आप आमंत्रित कर लीजिए लता जी को। हाँ बिल्कुल लता जी को। जी सभी को नमस्कार करती हूँ और खुशी है नमस्कार। मुझे इस बात की कि हाँ इंदिरा जी कुछ बोल रही हैं आप? नहीं, नमस्कार किया मैंने और बहुत अच्छा लगा अच्छा आपको जी देख करके। जी जी तो थोड़ी सी अव्यवस्थाओं में थी इसलिए थोड़ी अपनी जुगाड़ लगा के आई हूँ, कार में बैठ के कर रही हूँ क्योंकि उधर अच्छा। माइक चल रहा था तो उसका बड़ा शोर हो रहा था। मैंने बहुत कोशिश की आजू बाजू में देखने की, फिर मुझे कार जी। उपयुक्त लगी तो मैं कार में आके बैठी हूँ। और धन्यवाद देती हूँ बिमला दीदी को कि उन्होंने इस योग्य समझा और अभी सर ने जो समीक्षा की है बड़ी विस्तृत और बहुत अच्छे से एक एक कहानी के बारे में बताया, मैंने पूरा सुना। और मैं भी यहाँ पे अभी उतने विस्तार से नहीं बोल पा रही हूँ क्योंकि थोड़ा सामग्री अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन हाँ ये कहानी संग्रह पूरा मैंने जो पढ़ा तो जिस तरह की हम देख रहे हैं, आज हम बात करते हैं कि बच्चे पढ़ने में रुचि कम लेते हैं, तो उसका एक ये सबूत है ये कहानी संग्रह। तो इसका मतलब मुख्य कारण ये है कि हमें बच्चों के लिए कुछ नवाचार करना है। नवाचार करेंगे तो बच्चे अपने आप ही उस कहानी को, उस पुस्तक को या जो भी विधा है, उस विधा की ओर जी। आकर्षित होंगे। तो विमला दीदी ने यहाँ पे एक ये नवाचार किया है कि जादुई वाला चिराग जो उन्होंने लिया है, मुझे ना शंख जो है, अपना कहानी वाला शंख जो है जादुई चिराग की स्मृति दिलाता है कि जिस तरह उस चिराग को उस समय घिसा जाता था, हमने बचपन में जब उसको देखते थे तो हमें आजकल के बच्चों का तकनीकी ज्ञान ज्यादा है इसलिए उनको भले ही इतना अनूठा नहीं लगता हो, लेकिन हमें बड़ा जिज्ञासापूर्ण लगता था कि चिराग को घिसते हैं तो कैसे जिन्न आ जाता है। तो बस उसी का एक मुझे प्रतिरूप लगा ये कहानी वाला शंख। और उसमें जादुई चिराग को घिसते थे तो जिन्न निकल के कहता था जो हुक्म मेरे आका। यहाँ पर जब चाचा जमालुद्दीन शंख को फूंकते हैं तो जो शंख है उसने अपनी शर्तें रखी हैं कि आपको रोज एक नई कहानी सुनानी पड़ेगी। जिस तरह विक्रम बेताल में प्रश्न पूछते थे, विक्रम बेताल से तो प्रश्न अगर न दिया तो वो उसको छोड़ के चले जाएंगे। यहाँ पर अगर शंख नहीं, अगर आपने चाचा ने कहानी नहीं सुनाई तो उसका भी उन्होंने एक पनिशमेंट उनको सोच के रखा था। तो इस तरह एक कहानी में एक नयापन आपने जोड़ने का बहुत अच्छा नवाचार किया है और निश्चित रूप से बच्चे इसको बहुत अच्छे से और बहुत जिज्ञासा से सुनेंगे। उनकी कल्पना का विस्तार होगा। सबसे बड़ी बात कि एकदम से सोचेंगे अच्छा शंख वाला शंख भी कहानी सुना सकता है, शंख फूकने से कहानी निकलती है। तो कुछ न, बच्चों की कल्पना है और हम आज यही चाहते हैं कि बच्चे बहुत ज्यादा यथार्थ में जी रहे हैं। तो बच्चों के कल्पना तत्व में जो कमी आई है, ये कल्पना तत्व जब हमारा कमजोर हो जाता है तो नीरसता आती है। तो यहाँ पर ये कल्पना तत्व को बहुत प्रधानता देता है। फिर दूसरी बात है कि इस कहानी में आपने एक तरह से कहे कि बहुत अपने कौशल से एक ये किया कि बच्चे कहानी को ये कान से सुन के वो कान से न निकाल दें। तो इसलिए कि बच्चे कहानी को हल्के में ना लें। अक्सर बच्चे ऐसे करते हैं, हाँ सुन ली, कहानी सुनने ही तो आए थे। लेकिन यहाँ पर कहानी केवल सुनना नहीं है, आपने कितनी कहानी सुनी, कितनी गुनी, उसको पढ़ने के बाद मतलब आपने उस पर क्या विचार किया। तो यहाँ पर उसका मूल्यांकन भी शंख बाबा ले लेते हैं कि आपसे प्रश्न पूछेंगे। तो बच्चे सीधे सीधे बड़े सावधान होकर बड़े सचेत मन से ये कहानियां सुनेंगे क्योंकि उन्हें पता है कि हमसे बाद में प्रश्न किए जाने हैं और प्रश्न का उत्तर न देना कोई भी बच्चा नहीं चाहता है कि इस परीक्षा में फेल हो। तो बच्चे बड़े ध्यान से ये कहानी को सुनेंगे। इसको मैं एक तरह से कहूँ कि बम्पर ऑफर कहती हूँ क्योंकि मैंने दीपावली के समय ये संग्रह पढ़ा था तो मैंने यही लिखा था कि ये तो दीपावली का बम्पर ऑफर है कि एक के साथ कई चीजें फ्री है, कहानियां ज्ञानवर्धक भी हैं और इसमें बच्चों के योग्य रुचि के अनुसार कहानियां तो हैं ही और प्रश्न भी हैं। तो बच्चों का प्रश्न उत्तर कौशल जो है वो मजबूत होता है। तीसरी बात है कि इसमें आपने 12 मासी कहानियां जो ली है, 12 मासी यात्रा जो की है, तो हिंदी के 12 महीने
ये बच्चों तक कम ही पहुंच पाते हैं, क्योंकि आजकल घर में भी इंग्लिश के महीनों की ही चर्चा होती है, तो बच्चे हिंदी के 12 महीने भी जानेंगे इसमें। फिर इसमें एक पात्र आपने अनूठा जोड़ा है, कलई वाला। मुझे वो पात्र बड़ा, मतलब उसको पढ़ते से मुझे अपने समय की स्मृति आ गई। हमारे समय, आज बच्चे नहीं जानते कलई वाला क्या होता है, बिल्कुल। लेकिन हमारे समय सड़क पर बिल्कुल आवाज देते हुए निकलता था, कलाई करा लो, बर्तन चमकवा लो। तो ये बिल्कुल। हमें वो स्मृति में तो खैर ले ही गई, लेकिन बच्चों को एक नई जानकारी कहानियां देंगी ये, कि कलई अपने आप उनकी जिज्ञासा जब बढ़ेगी तो वो अपने अभिभावकों से पूछेंगे कि ये कलई वाला कौन है, तब उनको इसकी जानकारी भी मिलेगी कि प्राचीन समय में पीतल के बर्तनों को कैसे चमकाया जाता था कलाई करके, कैसे वो चांदी के बर्तन की तरह चमकते थे। तो ये एक नया बिंदु आपने इसमें दिया है। और अब बात करती हूँ कहानियों की, तो जिमी और बंदर जो कहानी है, नकली बंदर है, लेकिन नकली बंदर को मतलब यहाँ पे मैं कहूंगी कि कल्पना तत्व की प्रधानता है, क्योंकि अगर हम यथार्थ में देखें तो यही कहने में आएगा कि क्या नकली और असली बंदर को पहचाना नहीं जा सकता। लेकिन हम अगर कल्पना की बात करें तो यहाँ पर जो नकली बंदर यहाँ खड़ा है, जिमी कुछ पल को डर जाती है। अगर वो डर जाती तो शायद वो स्कूल नहीं जा पाती। उसने अपना धैर्य रखा, संयम रखा और जाकर धीरे-धीरे वहां तक पहुंची है। तब उसने देखा कि अरे ये बंदर तो नकली है। तो यहाँ पर अप्रत्यक्ष रूप से कहानी ये हमें बताती है कि अगर बच्चे धैर्य और संयम रखेंगे, थोड़ा सा साहस रखेंगे, तो अपने आप समस्या का समाधान कर पाएंगे। फिर है टोनी की बरसाती छुट्टी। तो ये कहानी मानवीय संवेदना जगाती है कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की जो चीजें हैं, हम लोग क्या करते हैं, सजीव और निर्जीव चीज में उसको बांट लेते हैं। तो सजीव चीजों का तो हम बड़ा ध्यान रखते हैं, लेकिन निर्जीव चीजों को, जैसे मान लो स्कूल का बस्ता हो गया, टिफिन हो गया, छाता हो गया, बरसाती हो गई, हम इसको इतना ध्यान नहीं देते। तो यहाँ पर वो बार बार उसको सचेत करता है कि भाई बरसाती खरीद लो मेरे लिए, लेकिन नहीं सुनता है। तो ये चीजें जब बरसाती के अभाव में उसका बस्ता बह जाता है, भीग जाती हैं किताबें, ये नुकसान जब उसको होता है, तो ये चीजें बच्चों में संवेदना जागृत करती है कि तुम्हारे पास जो रोजमर्रा की चीजें हैं, भले ही वो निर्जीव है, लेकिन तुम्हें उन चीजों का ध्यान रखना है, क्योंकि वो तुम्हारी रोज के जीवन की सहचरी हैं, तुम्हारा साथ देती हैं। फिर है तेजा जी की यात्रा। इसमें आपको भजन भी सुंदर मिला और उसके साथ वही कहानी कि अगर वो बालक दूर से ही, जैसे सब लोग सांप को देखकर सबने साइकिल रोक दी थी, अगर उस बच्चे का भोंपू वहां पे नहीं गिरता, सब लोग सचेत हो गए, डर गए कि अब इसका भोंपू गिर गया, ये बच्चा आगे बढ़ गया तो इसको तो सांप डस लेगा। अगर यही सोच के सब बैठे रहते तो शायद घंटों खड़े रहते, क्योंकि वो तो निर्जीव सांप था, वो तो आगे बढ़ता भी नहीं, वहीं खड़ा रहता। तो यहाँ पर उस बच्चे ने हिम्मत दिखाई, थोड़ा सा साहस दिखाया, तो सबकी समस्या का समाधान हुआ। फिर है झूले वाली टहनी। झूले वाली टहनी है कि ये कहानी उन चंचल बच्चों के लिए है कि जो अक्सर बड़ों का कहना नहीं मानते हैं, उसको गंभीरता से नहीं लेते हैं, बच्चों को बोलते बेटा वहां मत जाना है, कि उसको मत छूना। तो उनकी प्रक्रिया, क्योंकि चंचलता है उनके अंदर, तो वो जाके उसी चीज को विशेष रूप से, बच्चों की एक आदत होती है कि मना करो तो उसी चीज को विशेष रूप से जाकर करते हैं। तो यहाँ पर मना किया था उसे झूलने के लिए, लेकिन नहीं माना और आखिर में वो बच्चा गिर जाता है। तो ये टहनी वाली, झूले वाली टहनी। गधे का सवाल बड़ा अच्छा रिश्ता बताया है। और पात्र लिया है गधा, जिसको जनरली हम उपहास का पात्र मानते हैं, और बच्चे भी जानते हैं कि हमें कोई गधा कहता है, इसका मतलब है कि हम बुद्धि से कमजोर हैं। तो यहाँ पर दीदी ने विशेष रूप से इस पात्र को लिया है, तो ये बहुत अच्छी बात है। कहीं कहीं मैं देखती हूँ कुछ लोग कौओं को लेते हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है कि ये उपेक्षित पात्र हैं, इन पर अगर रचा है तो बहुत अच्छी बात है कि ये पात्र भी अपना महत्व यहाँ पर दर्शा रहे हैं। तो यहाँ पर
वो गधा है और कितना संवेदनशील है कि उसने अपने मालिक को हर विपरीत परिस्थितियों में उनका साथ दिया है, उसका बोझ ढोया है। लेकिन जैसे ही मालिक नई तकनीक से जुड़ जाता है, नई सामान उसके पास आ जाता है, बाइक आ जाती है, तो वो तो उसको एकदम उपेक्षित करके छोड़ देता है। तो ये बात तो मतलब दर्द तो उसका जायज है, तो वो दर्द के चक्कर में वो अपना फिर प्रतिशोध लेने लगता है कि टायर पंचर कर दे, कुछ कर दे। तो यहाँ पर ये चीजें आपको दर्शाती है कि हम, जैसा अभी सर ने कहा कि तकनीकी से हम दूर नहीं रह सकते। बिल्कुल सही बात है कि हम तकनीकी से दूर नहीं रह सकते, लेकिन तकनीकी के साथ-साथ हम अपनी प्राचीन चीज़ों को के बीच भी सामंजस्य बनाकर रख सकते हैं। इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, हम सामंजस्य बनाए रख सकते हैं। जैसे घर में 3 पीढ़ियाँ हैं, 3 पीढ़ी में बीच की पीढ़ी को सामंजस्य बनाना पड़ता है, तो सामंजस्य बना के रखा जा सकता है, यह कोई मुश्किल काम नहीं है। तो गधे का जो ये सवाल है, ये वाक़ई में जायज़ सवाल है और इसका समाधान भी आखिर में निकल ही जाता है। फिर है बुद्धि की रोशनी। बुद्धि की रोशनी बहुत अच्छी कहानी है और ये प्रेरणा देती है हर बच्चों को कि जब-जब भी हम पर संकट का अंधेरा आएगा, तो आपको हौसला नहीं हारना है, आपको हिम्मत नहीं हारना है, आपको डरना नहीं है उन विपरीत परिस्थितियों से, बल्कि अपनी बुद्धि की टॉर्च आपको जलाए रखना है, तो वो आपको आगे-आगे राह दिखाती रहेगी और इस तरह आप अपनी संकट से, अपनी समस्याओं से पार पाएँगे। उजाले की ओर ये कहानी बताती है व्यक्ति बुरा नहीं होता है। जैसे कहा जाता है ना कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। तो यहाँ पर व्यक्ति से नफ़रत नहीं करना है हमें। अगर कोई दोस्त है हमारे पास ऐसा कि जिसमें कुछ कमज़ोरियाँ हैं, तो हमें उससे नफ़रत नहीं करना है, बल्कि मिलकर हमारी सार्थकता इसमें है कि हमें उसकी बुराइयों को, उसके अंदर जो बुराइयाँ हैं, उसको उसका एहसास उसे कराकर उन बुराइयों को दूर करना है। तो ये उजाले की ओर कहानी है। फिर चिड़िया के माध्यम से भी आपने बहुत अच्छी कहानियाँ, वहाँ तो ऐसा लगता है कि तिलिस्म हमारे सामने खड़ा है। जो प्राचीन समय में हम तिलिस्म की कहानियाँ पढ़ते थे, तो वो हमें एक-एक सवाल के साथ जो आती-जाती सामने चर्र से दरवाज़ा खुलता है, उसका संदूक का दरवाज़ा खुलता है। तो ये कहानी बच्चों को एक दूसरे लोक में ले जाती है। गोलू की बात, गोलू बच्चों का सबसे प्यारा पात्र पपी, बच्चों को बहुत प्यारे कुत्तों के बच्चों से। और ये बड़ी प्यारी सी और बड़ी मासूम सी कहानी है। कैसे माँ अपने बच्चे को, पपी को प्यार कर रही है, गोलू को प्यार कर रही है। तो ये कहानी जो है बच्चों को अपने रिश्तों के प्रति प्रगाढ़ता लाती है और मुझे बड़ी मासूम सी कहानी लगी है। और पर्यावरण जो हमने इसको देखा था, मुझे अब फिर है इसके बाद है अपनी पल्लवी की कहानी। पल्लवी की कहानी भी उन बच्चों के लिए प्रेरक कहानी है कि जो अभिभावकों की आर्थिक स्थिति न होते हुए उनसे डिमांड करते हैं कि हमारे पास कंप्यूटर नहीं है इसलिए हमारे नंबर कम आए, हमारे पास मोबाइल नहीं है इसलिए हम लोग पिछड़ गए। तो ये कहानी, पल्लवी की कहानी, इस बात को बच्चों को एहसास कराती है कि तकनीकी ही सब कुछ नहीं। माना कि तकनीकी युग है, माना कि आप तकनीकी से अपने ज्ञान का अर्जन कर सकते हैं, लेकिन तकनीकी के बगैर आप कुछ नहीं है। ये आपका सोचना व्यर्थ है। बगैर तकनीकी के भी हम आगे बढ़ सकते हैं। अपनी योग्यताओं के बल पर आप आगे अपना विकास कर सकते हैं और इसका उदाहरण है पल्लवी का, जिसको मन में एक अहंकार था, उसकी सखी को मन में अहंकार था कि इसके पास कुछ नहीं है, ये तो निचली बस्ती की, गरीब बस्ती की बच्ची है, ये कैसे आगे बढ़ेगी, मेरे पास तो सारी सुविधाएं हैं। लेकिन जब वो देखती है तो अपने आप को वो बदलती है। ये जो बदलना है, ये बदलना ही बच्चों को पंच करता है, बच्चों को प्रेरणा देता है कि नहीं नहीं, हम मतलब ये संभव है, बगैर सुविधाओं के भी हम आगे बढ़ सकते हैं। और अंत में साइकिल की कहानी, जो कि एक आत्मकथा के रूप में वो अपनी बात कहती है, कल्पना है। बच्चे इस कल्पना के माध्यम से, क्योंकि अधिकांश बच्चों के पास
मतलब वो साइकिल से गुजरे हैं, चाहे बचपन में हो चाहे बड़ेपन में हो, तो साइकिल या उन्होंने देखी है साइकिल, तो ये एक ऐसा कहना चाहिए कि ऐसा पात्र है जो जिसने उससे न कभी बात की है न कभी बात होनी है, लेकिन वो ये समझेंगे कि अच्छा, अगर साइकिल बोलती तो शायद ये बोलती। फिर वो कल्पना करेंगे अगर फूल बोलते तो फिर क्या बोलते? तो ये कल्पना उन्हें कहाँ-कहाँ ले जाती है। यहाँ पे वो केवल साइकिल की आत्मकथा पढ़ेंगे, लेकिन इससे उनको समझ में आएगा कि अच्छा, जितनी निर्जीव चीज़ें हैं उनकी भी आत्मकथा हो सकती है। तो ये चीज़ें उन्हें खुद भी सृजन के लिए प्रेरित करेंगी कि हम फूल की आत्मकथा लिखें, हम पत्तों की आत्मकथा लिखें, हम पेड़ की आत्मकथा लिखें। तो ये उनके कल्पना तत्व को नई उड़ान देती है। तो इस तरह जितनी भी कहानी है, ये सब बच्चों के लिए बेहद रोचक और उनके कहना चाहिए संदर्भित प्रसंगों को लेकर लिखी गई हैं। तो और उसके जो पात्र हैं हमारे, जो मुख्य 2 पात्र हैं कि चाचा जमालुद्दीन और शंख, ये दोनों पात्र बच्चों को बहुत मोहित करेंगे और ये संग्रह निश्चित रूप से बच्चों के लिए बड़ा उपयोगी होगा। थोड़ा अव्यवस्थाओं के कारण मैं उतना व्यवस्थित नहीं बोल पाई हूँ, और नहीं, आप बहुत सभी का अच्छा बहुत-बहुत धन्यवाद जो मुझे अवसर दिया है। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद लता अग्रवाल जी, और बहुत अच्छा बोला है, और आपने क्रमवार और बहुत ही विश्लेषणात्मक ढंग से एक एक कहानी पर अपने विचार रखे हैं, और उसे बम्पर ऑफर का जो आपने नाम दिया है वो वाकई में बिल्कुल सही बैठता है इस उपन्यास पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत शुक्रिया। नहीं, अब मैं सादर आमंत्रित करती हूँ कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे परम आदरणीय प्रोफेसर सुरेंद्र विक्रम जी को, कि वे आए और अपने विचार हमारे समक्ष रखें, ताकि हमें उसका श्रोताओं अच्छा, को चलना है, चलिए। कहाँ गए पंडित जी? होंगे अंदर। चलो तो जी। हाँ जी, चलिए। मैं आदरणीय प्रोफेसर सुरेंद्र विक्रम जी को आमंत्रित करने से पहले उनके बारे में उनका संक्षिप्त परिचय देना चाहूंगी। परिचय तो बहुत बड़ा है, लेकिन मैं संक्षेप में आपके समक्ष रखना चाहूंगी। आपने 33 वर्षों तक लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज में अध्यापन कार्य किया है। हिंदी बाल साहित्य में स्वतंत्र रूप से आपने कई अनुसंधान कार्य किए हैं। लगभग 24 पुस्तकों का लेखन, संपादन तथा युग साक्षी एवं अवध पुष्पांजलि साहित्यिक पत्रिकाओं के आप पूर्व संपादक रहे हैं। विभिन्न प्रकाशकों द्वारा आयोजित पाठ्यपुस्तकों की 500 से भी अधिक हिंदी कार्यशालाओं में विषय विशेषज्ञ के रूप में आपने सहभागिता की है। आकाशवाणी एवं दूरदर्शन के लखनऊ तथा नई दिल्ली के केंद्रों से अनेक बार कविताएं, वार्ता, परिचर्चा एवं साक्षात्कार आदि प्रसारित किए गए हैं, तथा शैक्षिक दूरदर्शन लखनऊ के अनेक कार्यक्रमों में आपने सहभागिता की है। बच्चों के लिए साहित्य सृजन में आपकी विशिष्टता है, और पुरस्कार व सम्मान की अगर बात करें तो बहुत लंबी फहरिस्त है, लेकिन मैं कुछ का यहाँ पर जिक्र करना चाहूंगी। आदरणीय सुरेंद्र विक्रम जी उत्कृष्ट साहित्य सृजन के लिए आपको उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ से 2 बार तथा 40 से अधिक अन्य संस्थाओं द्वारा आपको पुरस्कृत किया गया है व सम्मानित किया गया है। साथ ही आप NCERT नई दिल्ली तथा शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश में पाठ्यक्रम निर्माण समिति से संबद्ध रहे हैं। यही नहीं, देश की अनेक ख्यातिलब्ध सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं, बैंकों, प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा हिंदी से संबंधित कार्यक्रमों में निर्णायक, मुख्य अतिथि एवं अध्यक्ष के रूप में आपने सहभागिता की है।
ऐसे विद्वान अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में यह कार्यक्रम होना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। अब मैं आपको आमंत्रित करती हूँ आपके अमूल्य उद्बोधन के लिए। आदरणीय प्रोफेसर सुरेश विक्रम जी। धन्यवाद इंदिरा जी। आवाज मेरी आ रही है ना? आवाज आ रही है? आ रही है। जी जी आ रही है। आदरणीय विमला भंडारी जी, दिनेश कुमार माली जी, लता अग्रवाल तुलजा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, इंदिरा त्रिवेदी जी, आप सब बहुत ही चिरपरिचित नाम है मेरे लिए। मैं बराबर पढ़ता रहता हूं और चूंकि हर वर्ष केंद्रीय हिंदी निदेशालय की वार्षिकी के लिए एक लंबा आलेख लिखता हूं, तो लगभग साल भर में शताधिक पुस्तकें मुझे पढ़ने को मिलती हैं जी। और मुझे खुशी है कि अधिकांश पुस्तकें आप सबके सौजन्य से ही प्राप्त होती हैं। कुछ अच्छी पुस्तकें मैं खरीद भी लेता हूं, कुछ सरकारी गैर सरकारी संस्थाएं मुझे भेज देती हैं। तो कुल मिलाकर के जो एक परिदृश्य मुझे पढ़ने पढ़ाने का मिलता है, मैं सबसे पहले तो आप सबके प्रति कृतज्ञ हूं। आदरणीय विमला भंडारी जी से जब राजसमंद में भेंट हुई थी, तब भी आपने मुझे अपनी किताबें भेंट की थी। बराबर डाक से आपकी किताबें आती रहती हैं। जब ये संग्रह मुझे मिला, क्योंकि यह संग्रह 2025 का इसका प्रकाशन है और 25 के लिए ही मैं वो लंबा आलेख लिख रहा हूं, तो मैंने इसे 2 बार पढ़ा। सबसे पहले जो बात मुझे अच्छी लगी, इसका शीर्षक। इसका शीर्षक क्या है कि कहानी वाला शंख, लेकिन यह है उपन्यास। मुझे याद आता है प्रेमचंद का वो पहला उपन्यास कुत्ते की कहानी। वहां भी देखिए, वहां भी कहानी है, लेकिन है क्या, वो उपन्यास है। और यहां जो लगा है वो कहानी वाला शंख, इसमें भी कहानी है, लेकिन है क्या, ये उपन्यास। इसका जो विन्यास है, वो जिस तरीके से हिंदी के 12 महीनों के रूप में किया गया है, और वो महीने जो ग्रामीण परिवेश से में प्रचलित हैं, जिसको हम आम बोलचाल की भाषा में हिंदी के महीने कहते हैं। जी। बहुत पहले मैंने 3-4 पुस्तकें पढ़ी थी डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे की कैलेंडर की कहानी। जो पूरा कैलेंडर है वो कैसे अपनी कहानी कहता है। उसके बाद ये जो 12 महीने हैं उनकी कहानी। तो किस प्रकार से उन कहानियों का ताना बाना बुना जा सकता है। वो कहानियों का ताना बाना अलग परिदृश्य है, लेकिन यहां जो सबसे बड़ी विशेषता मुझे लगी कहानी वाला शंख पढ़ते हुए, कि इसमें एक पात्र जलालुद्दीन के नाम से जमालुद्दीन जो है, वह किस प्रकार से शंख से वार्तालाप करता है। और वार्तालाप ही नहीं, वो जो जवाब देता है, मुझे लगता है कि वो जो कहानियों का विन्यास है, उन कहानियों के विन्यास के साथ साथ, कहानियों पर मैं चर्चा बिल्कुल नहीं करूंगा, इसलिए नहीं करूंगा कि आदरणीय दिनेश कुमार माली जी ने बड़े विस्तार से उसकी चर्चा कर दी है। इंदिरा जी ने जहां से छोड़ा था, वो शुरुआत की थी, उसके बाद माली जी ने बहुत विस्तार से बताया, और रही सही कसर अग्रवाल तुलजा जी ने पूरी कर दी। लता अग्रवाल तुलजा जी शायद वो जा भी चुकी हैं, उनकी गाड़ी नहीं दिख रही है, इससे लग रहा है कि वो जा चुकी हैं। तो उस पर मैं, ठीक है, वो अच्छी चीज है, उसका ताना बना तो वहीं से लिया जाएगा, लेकिन जो मुख्य मुख्य बातें मुझे अच्छी लगी एक पाठक के रूप में, वो ये लगा कि इन कहानियों में जिस प्रकार से जमालुद्दीन शंख का जवाब देते हैं, वो जवाब जो है वो कहानियों का एक तरह से निचोड़ तो है ही, लेकिन उसकी जो तार्किक शक्ति है वह पाठकों को विशेष रूप से प्रभावित करती है। मुझे लगा कि शायद ये जो तार्किकता है, शंख अपनी बात को सुनाता है उन कहानियों के माध्यम से, हिंदी के 12 कहानियों के माध्यम से जो बात, और
सबसे बड़ी बात यह है कि कहानियां जरूर महीनों के नाम पर हैं, लेकिन उनका जो विन्यास है, उनका जो कथानक है, वह अलग अलग परिवेश से जुड़ा हुआ है। और फिर जब हम कहानियों को पढ़ते हैं तो उसमें ये कोई बात नहीं आती कि ये फला महीने की कहानी है, ये फला महीने की कहानी है। वो कहानी एकदम से अलग कलेवर में हमारे सामने आती है। उसमें तरह तरह की बातें की जाती हैं, उसमें प्रकृति का साहचर्य भी है, उसमें बनावट और बुनावट की भी बात की गई है, उसमें बढ़ते हुए परिवेश की भी बात की गई है, किस प्रकार से नई नई चीजों को हम जोड़ सकते हैं। मित्रों, मेरा मानना यह है कि बाल साहित्य में जो आज लेखन हो रहा है, अगर उसी परंपरा को हम ढोते रहेंगे तो बच्चों के बीच में नया नहीं दे पाएंगे। मैं एक उदाहरण से आपके बीच में बात रखता हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारी कहानियां, कविताएं, नाटक, उपन्यास जितने भी हैं बाल साहित्य के आते हैं और पढ़ता रहता हूँ। मैंने इतिहास भी लिखा है, बाल साहित्य का संक्षिप्त इतिहास मेरा आया है अभी। उसके माध्यम से मुझे जो पढ़ने का अवसर मिलता है, तो उससे मैंने जो महसूस किया, जब ये मैं पुस्तक पढ़ रहा था, तो मुझे लगा कि एक कोई कहानी या किसी एक पैटर्न की कोई कविता या कोई एक उपन्यास अगर लिख लिया जाता है तो उसी की हम लकीर पीटने लगते हैं। कई चीजें पढ़ते पढ़ते मैं देखता हूँ कि उनका साहब ये हिट हो गई तो लाओ इस पर ही लिख दें। खास करके जो हमारी बच्चों की पत्रिकाएं छपती हैं, उनमें मैं देखता हूं, मैं नाम न लेते हुए भी, एक बच्चों की पत्रिका निकलती है जिसमें जानवर बहुत होते हैं। मैं उस के माध्यम से देखता हूं कि उसकी जो कहानियां हैं, उसका एक ही जैसा पैटर्न होता है। ऐसा लगता है कि खांचा वही है, बस उसमें शब्दों को फिट कर देना होता है बस। एक बार इंदिरा जी ने अपने बहुत से बाल भास्कर के पृष्ठ मुझे भेज दिए थे, और उन्हीं पृष्ठों के आधार पर उधर से नरेंद्र निर्मल जी ने अपने जो उनकी बाल हरि भूमि का जो बाल भूमि पर शिष्ट है वो भेजा था। बहुत सारे 8-8-10 थे। तो दोनों की तुलनात्मक अध्ययन लेकर के मैं एक लंबा आलेख लिखा था। उसमें क्या था कि पैटर्न अलग अलग होना चाहिए, और वो मेरी पुस्तक में भी वो पूरा आलेख आ रहा है, अगली जो किताब मेरी आ रही है। मैं बताना ये चाहता हूं कि हमेशा एक जागरूक बाल साहित्यकार के नाते हमारी दृष्टि ये होनी चाहिए कि जो लकीर पीटी जा रही है उससे कुछ अलग लिखें, कुछ ऐसा लिखें जो बच्चों के लिए कुछ ऐसा नया हो। जब इन कहानियों को मैं पढ़ रहा था तो कहानियों के साथ साथ जो उपन्यास की परिकल्पना, उसकी कंटिन्यूटी, उसकी क्रमबद्धता, उसकी निरंतरता जो दी गई है, तो ऐसा लग रहा था जब कहानियों की बात शुरू हो गई तो लगा था कि इसमें महीने की बात बताई जाएगी कि पौष में क्या होता है, मार्गशीर्ष में क्या होता है, और माघ में क्या होता है, ये होता है। लेकिन नाम जरूर लिया है, लेकिन जिस ढंग से उसका विन्यास है और जिस ढंग से विस्तार दिया गया है, और उससे भी अधिक शंख के सवाल को लेकर के जो आदरणीय हमारे जमालुद्दीन हैं, जो जवाब देते हैं, जिनकी जो तर्क शक्ति है, वो हमें विशेष रूप से प्रभावित करती है। आज भी मैं इसे एक बार फिर से देख रहा था तो मुझे लगा कि नहीं, जो असली दमखम है कहानियों से, मेरा ये मानना है, ये आवश्यक नहीं है कि आप हमारी बात से सहमत ही हो, लेकिन मेरा ये मानना है कि वो जो जवाब है, जमालुद्दीन के जो जवाब हैं, वो कहानियों से कहीं अधिक हमें प्रभावित करते हैं। कहानियां अपने ढंग से प्रभावित करती हैं। मेरा स्पष्ट मानना है कि बाल उपन्यास अपेक्षाकृत अन्य विधाओं के कम लिखे जा रहे हैं। एक दौर था, आप याद कीजिए कि 1979 में जब अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष मनाया गया था, तो शकुन प्रकाशन से हिंदी के 12 उपन्यास करके एक पूरा ग्रंथ आया था, मोटा सा। वहीं से बच्चों की 100 कविताएं, 100 कहानियां, 100 नाटक के साथ साथ एक समीक्षा की भी किताबें, 5 किताबें उस समय आई थी। अब मेरा दावा है कि वैसा ग्रंथ 50 वर्षों से की बात हो गई लगभग, वैसे ग्रंथ अब नहीं आए। बहुत से संकलन आए, छोटे मोटे किए गए,
संस्थाओं की तरफ से किए गए, प्राइवेट प्रकाशकों ने किए, लेकिन वो जो जिसको कहते हैं मील का पत्थर है, माइलस्टोन जो है, वो आज भी माइलस्टोन बने हुए हैं, आज भी मील के पत्थर बने हुए। मित्रों, जब हम बच्चों के लिए लिखें तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि कुछ न कुछ उसमें नया होना चाहिए। विमला भंडारी जी ही लिख सकती हैं उड़ने वाले जूते। जूते उड़ने की जो परिकल्पना है, वो पुस्तक जो उन्होंने मुझे भेजी और मैंने उसको भी पढ़ा, वो पुरस्कृत भी हुई है। तो अब देखिए, शीर्षक से ही आपने शीर्षक पढ़ा उड़ने वाले जूते, तो लगा कि यार जूते तो पैरों में पहने जाते हैं, जूते उड़ कैसे सकते हैं। ये जो हमारी जिज्ञासा है, वह पुस्तकों को पढ़ने के लिए बाध्य करती है। ठीक वही जैसे कि हम कहानी वाला शंख पर जब बात करते हैं, तो सवाल यही आता है हमारे सामने कि यार जो शंख है वो क्या कहानी सुना रहा है। शंख है, कहानी वाला शंख, शंख वाली कहानी नहीं, कहानी वाला शंख, यानी शंख कहानी सुना रहा है। तो शंख जो कहानी सुना रहा है, तो क्या है कहानी, कितनी कहानी है। जब हम केवल इसके आवरण पर जाते हैं या पुस्तक के शीर्षक पर बात करते हैं, तो हमारे मन में तरह तरह के सवालों के गुब्बारे फूटते रहते हैं। और वो गुब्बारे वो हैं कि हाँ, विमला जी दिखा रही है उसका आवरण बहुत ही आकर्षक आवरण है, बहुत आकर्षक आवरण है। तो वो जो आवरण है, या फिर शंख जो है, वो तो जब जैसे जैसे पृष्ठों को हम पलटते जाते हैं, तो लगता है अरे ये तो हिंदी महीनों की कहानी है। फिर जब उसके अंदर प्रवेश करते हैं, तो देखते हैं नहीं, ये हिंदी कहानियों के साथ साथ एक कहानी और जुड़ी हुई है, और हर कहानी का विन्यास अलग है। और उसकी जो दूसरी बात मुझे बहुत अच्छी लगी, वह है उसकी भाषा शैली। जिस ढंग से कहानी का विस्तार किया जाता है, कहीं कहीं तो ये लगता है, एक दो कहानी पढ़ते हुए हमारा मुंह एकदम अवाक सा खुला का खुला रह जाता है। अरे अब क्या होगा, चाहे वो नकली बंदर की बात हो या नकली सांप की बात हो। अरे अब क्या होगा, कथा का विस्तार कैसे होगा, कैसे जाएगी ये कहानियां। तो जब हम उसको फिर लगता है नहीं यार आगे पढ़ें, और आपको मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक यह बात कहना चाहता हूं कि यही उसकी सफलता होती है, चाहे वो कहानी हो, चाहे वो कविता हो, चाहे वो उपन्यास हो। अगर कहानी में या उपन्यास में उसकी जो थीम है, उसका जो कथानक है, उसकी जो स्टोरी है, वो उसमें कसाव नहीं होगा, मजबूती नहीं होगी, तो न तो पाठक उसे पढ़ने के लिए उत्सुक होंगे, और न वो समीक्षकों के द्वारा प्रशंसित की जाएगी, न वो रिकमेंड की जाएगी, संस्तुत की जाएगी कि इसको क्रय के लिए भेजा जाए, ये और आगे हो सकती है। तमाम सारी पुस्तकें तमाम विभागों में हम लोग रहते हैं, चयन समितियों में, उसके माध्यम से भी पढ़ने को मिलती रहती हैं। कभी कभी तो बड़ा संकट हो जाता है कि आखिर कौन सी कहानी, पुस्तक एक ही चयनित होनी है और 100-150 किताबें पढ़नी होती है। तो हम लोग, जो दृष्टि जाती है हम लोगों की, वो इसी ओर जाती है कि आखिर उसमें नयापन क्या है, नया कथानक कौन सा है, कौन सी नई चीज कही गई है। क्या वही कही गई है जो तोते की कहानी, चिड़ियों की कहानी, बंदर की कहानी, भालू की कहानी कही गई है, या उसमें कुछ नया डाला गया है। नया डाला गया है तो नया क्या है, उसकी नवीनता क्या है, उसका विन्यास कैसे किया गया है, क्या उस विन्यास में उसके कथानक को जिस तरीके से पिरोया गया है, उसका जो विस्तार किया गया है, उसमें कितना दम है। ये पुस्तक पढ़ते हुए कई जगहों पर मेरा ध्यान गया, जैसा सबसे पहले मैंने आपको बताया, इसके शीर्षक की ओर। मुझे तुरंत प्रेमचंद की वो कुत्ते की कहानी याद आई। वो कहानी नहीं, उपन्यास है। मैंने अभी शुरू शुरू में अपनी बात में ये कहा, और इसी प्रकार से ये भी है कि कहानी वाला शंख भी उपन्यास है, कहानी नहीं है। उपन्यास भी दो तरह के होते हैं। एक उपन्यास ये होता है कि एक ही कथा को लेकर के हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। एक था सिपाही, या तमाम तरह के नदी किनारे वाली चिड़िया, या
हम उसको देख लें किस तरीके से और पेड़ नहीं कट रहे हैं। एक उपन्यास है देवेंद्र कुमार जी का, पेड़ नहीं कट रहे हैं, वो एनसीईआरटी में सबमिट हुआ था पांडुलिपि के रूप में। मैं उसके निर्णायक मंडल में था। 94-95 की बात है, 95, हाँ। तो तब मैंने पढ़ा था, वो पांडुलिपि में था, पेड़ नहीं कट रहे हैं। जो उस समय जो लगभग 30-35 साल की बात है, वो जो पर्यावरण की बात की गई थी। आज हम पर्यावरण की बात बहुत करते हैं, हम पेड़ों को लगाने की बात करते हैं, लेकिन आपका जो प्रस्तुतिकरण है वो बहुत मायने रखता है। मुझे यही विशेषता इस उपन्यास में लगी, कहानी वाला शंख में, कि इसे जो प्रस्तुत किया गया है, भूमिका में भी विमला जी ने अपनी बात कही है, उसमें कुछ काव्यात्मक जैसी पंक्तियां हैं। एग्जैक्टली उसको हम काव्य तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो काव्यात्मक पंक्तियां हैं। तो उन काव्यात्मक पंक्तियों के माध्यम से, काव्य इसलिए मैं नहीं कह रहा हूं क्योंकि उसमें यति गति तुक लय का निर्वाह नहीं है, तो काव्य वो होना भी नहीं चाहिए। वो बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही इसमें, शुरुआत बड़ी अच्छी की है, जिज्ञासा तो वहीं से डाल दी है। कभी कभी सुना है तुमने शंख बोले, बोलकर कहानी के राज खोले, हर महीने लाता है संदेश, कभी हंसी तो कभी कुछ विशेष। यही से वो जिज्ञासा बढ़नी शुरू हो जाती है, क्या है इन कहानियों में। इन कहानियों के बारे में मैंने अभी बताया, बड़े विस्तार से मित्रों ने अपनी अपनी बात कही है। मुझे अलग अलग दृष्टि से दूसरे ये भी लगा कि हम लोग उस गांव के पृष्ठभूमि से हैं। कुआर, कार्तिक, चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो जो गांव में प्रचलित होता था, और जो कैलेंडर में हमारा होता है, निर्मला जी ने इसका विमला जी ने बड़ा ध्यान रखा है कि वो मार्गशीर्ष भी नाम दिया है। वो उन्होंने जो फाल्गुन है, वो बैसाख है, वो पौष है, आश्विन है, श्रावण है, आषाढ़ है। तो क्या वो आषाढ़ शब्द है मूल। गांव में क्या बोलते हैं उसको, आषाढ़, सावन, भादो, कुआर, कार्तिक, चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, वो होते हैं। लेकिन नहीं, क्योंकि हम कोई चीज जब बोल देते हैं, जिसको हम वर्बल कहते हैं, उसका रिकॉर्ड नहीं होता है, लेकिन जब कोई लिखित होता है तो उसका रिकॉर्ड होता है। तो मैं ये भी उन्हें बधाई देना चाहूंगा कि जिस तरीके से उन्होंने जो हिंदी में प्रचलित सार्थक और सही नाम है, उसका इन्होंने इसमें इस्तेमाल किया है। एक और बात जो मुझे इसमें सबसे अच्छी लगती है कि इसमें कुछ बातें तो चित्रात्मक कही गई हैं। जैसे लगता है कि इसको पढ़ते पढ़ते हमारे दिमाग में एक चित्र बनता चला जाता है। कहीं ना कहीं मैं उसी को देख रहा था, जो बंदर बात कुछ लग है, वो स्टेचू है, लेकिन वो एक, जब बच्चा उसके साथ संवाद करता जाता है, वहां देखता है उसको, तो ऐसा लगता है कि एक बंदर का चित्र उसके दिमाग में बनता हुआ चला जाता है। ये नई बात मुझे लगी इस कहानी को पढ़ते हुए। ऐसे ही इसमें चाहे वो गोलू की बातें हो या बोलता हुआ रिबन, एक बड़ी चित्रात्मक कहानी है। पता नहीं किसमें इसमें कैसे आप लोगों ने इसे लिया है, लेकिन एक समीक्षक आलोचक के नाते मुझे ये लगा कि नहीं, ये देखिए कि बोल करके रिबन को पहने हुए गुड़िया, छोटी बच्चियां बहुत अच्छी लगती, लेकिन वो रिबन कहानी भी कर सकता है, वो रिबन बोल भी सकता है। ये जो नया टच, ये जो नया रूप उसमें दिया गया है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि नहीं, इस प्रकार से भी बच्चों को जोड़ा जा सकता है, बच्चों में एक उत्साह लाया जा सकता है, देखा जा सकता है कि बच्चे कहां तक सोच सकते हैं। दरअसल जब ये शुरुआत होती है हमारी उपन्यास लेखन की, मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाना चाहता हूं। इतिहास साक्षी है कि हमारा इतिहास तो 1882 से शुरू होता है। 1882 से इसलिए मैं शुरू मानता हूं कि पहली बच्चों की पत्रिका वहीं 1882 से ही निकली थी। उसका पूरा इतिहास है, मेरी पुस्तक हिंदी बाल पत्रकारिता के इतिहास में पढ़ा जा सकता है पूरा। भारतीय हिंदू युग और इसके बाद द्विवेदी युग तक आते आते कविताएं और कहानियां तो लिखी जाती थी, लेकिन उपन्यास ज्यादा नहीं लिखे जाते थे। कुछ उपन्यास अवश्य बाल सखा में उस समय प्रकाशित हुए थे, कुछ मनमोहन में प्रकाशित हुए थे, लल्ला में, विनोद में, सारी पत्रिकाएं उसी काल की हैं द्विवेदी युग की, उसमें छपते थे।
लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो उपन्यासों का दौर शुरू हुआ, उसमें बिमला शर्मा का उपन्यास है एक था सिपाही, एक था छोटा सिपाही। वो देखिए किस तरीके से हम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तो अपने उस आजादी के महत्व को ही बतलाते रहे। धीरे 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 ये जो गति आगे बढ़ी वो आई 8वें दशक तक। बहुत ज्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन जब वो अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष मनाया गया 1989 में, तब ऐसा लगा कि जैसे धूम मची हुई है। हम लोग विश्वविद्यालय में उसमें पढ़ते थे, सब जगह से पुस्तकें छप रही हैं, संगोष्ठियां हो रही हैं, उपन्यास लिखे जा रहे हैं, कविताएं लिखी जा रही हैं, कहानियां, संस्मरण, रिपोर्टाज। चूंकि वो अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष था, इसलिए सभी और उसकी धूम थी। और 20वीं शताब्दी के अंत तक आते आते बहुत सारे उपन्यासों का बल्कि कह लीजिए कि ढेर लग गया। लेकिन पिछले ये 2.5 दशकों में, 21वीं शताब्दी का ये जो 2.5 दशक है, उसमें जिस तरह से पुस्तकें आई हैं विभिन्न विधाओं की, सबसे ज्यादा तो कविताएं आती। ये मेरा अपना अनुभव है, इसलिए कि मैं जो आलेख लिखता हूं हर साल वार्षिकी के लिए, उसमें 100-125 पुस्तकों का मैं जिक्र करता हूं। लंबे आलेख 30 पेज, 35 पेज, 40 पेज के होते हैं। सबसे ज्यादा कविताएं। अगर 100 किताबों में मैं एक मोटा-मोटा आप सब चूंकि बाल साहित्य से जुड़े हुए हैं, जागरूक लोग हैं, तो आपका ध्यान भी मैं आकृष्ट करना चाहता हूं। सबसे ज्यादा कविताएं, 45% बल्कि 50% तो कविताएं होती। 25% कहानियां और 10% उपन्यास और 5% नाटक, और जो कुछ बचता है वो स्फुट बालोपयोगी लेखन। ये क्रम है, कई साल से मैं ये देख रहा हूं, यही चल रहा है। नाटकों की खोजे से किताब नहीं मिलती है। मैं जागरूक रहता हूं। अब इस साल के लिए 25 के लिए कुल 8 नाटक की किताबें मेरे पास आई हैं, जबकि कविताओं की संख्या 42 है, कहानियां भी 32-33 हैं, उपन्यास भी 10-12 हो गए हैं, स्फुट बालोपयोगी लेखन के हैं, कुछ समीक्षात्मक किताबें हैं। तो बाल उपन्यासों की आवश्यकता और बाल नाटकों की आवश्यकता इसलिए भी है कि ये इस विधा की ओर हमारे बाल साहित्यकार मित्रों का ध्यान कम जा रहा है। इसके पीछे मेरा मानना है कि एक तर्क ये होता है कि बड़ा श्रमसाध्य कार्य है। इंदिरा जी संपादक हैं, नरेंद्र निर्मल से भी मेरी चर्चा होती रहती है, ये बड़ा श्रमसाध्य कार्य है। आप याद कीजिए, वो दौर याद कीजिए 8वें-9वें दशक का। धर्मयुग में केवल बाल जगत और हिंदुस्तान में फुलवारी जरा-जरा सा पेज, 2 पेज, 1.5 पेज ही हुए करते थे, लेकिन उसमें भी जादुई खड़िया जैसा मनोहर चौहान का उपन्यास छपता था। पराग में धारावाहिक उपन्यास छपते थे, चूचू नवाब के पी सक्सेना का, भागे हुए डैडी के पी सक्सेना का, 72 साल का बच्चा आबिद सुरती का, शाबाश श्यामू डॉक्टर श्री प्रसाद का। बताने का तात्पर्य ये है कि वो जो परंपरा, अब मैं देखता हूं, हालांकि पत्रिकाएं भी धीरे धीरे कम होती चली जा रही, बहुत गिनी चुनी पत्रिकाएं बची हुई हैं, तो उनमें ये जो धारावाहिकता होती थी वो धीरे धीरे समापन की ओर है। ऐसी पुस्तकें, कहानी वाला शंख जैसी पुस्तकें, मुझे नहीं मालूम कि विमला दीदी ने पहले इसे किसी पत्रिका में छपवाया या सीधे पुस्तकाकार ही डाल दिया है। तो अच्छा हुआ कि जिज्ञासा बनी हुई कि सीधे किताब में पढ़ो। और हम लोग तो जैसे किताब आती है उसके पहले ही तमाम लेख पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हो जाते हैं। उनकी डिमांड होती है कि सर ये लिख दीजिए, वो लिख दीजिए। तो एक धमाका, या जैसे अभी एक दिवाली के अवसर पर क्या बात किया था उन्होंने, अग्रवाल मैडम ने किया था कि एक धमाका जैसी बात है। तो ऐसी ऐसी किताबें, ऐसे उपन्यास
जिनमें कहानियों का ताना बाना अलग ढंग से बुना गया हो। उसका एक उदाहरण है ये कहानी वाला शब्द। इसमें हर कहानी को समेटते हुए जैसे बात को विस्तार से और कहा तो गया ही है, लेकिन मुझे जो सबसे इसकी अच्छी तकनीक लगी, जिसे अभी विक्रम और बैताल से जोड़ करके मित्रों ने जिक्र किया, कि अंत में जो सवाल करता है, शंख का जो सवाल है, और शंख का सवाल तो कहानी पर ही केंद्रित है, लेकिन उसका जो जवाब होता है जमालुद्दीन का, वो सार्वभौमिक जवाब है। वो कहानी से अलग भी है, कहानी से जुड़ा हुआ भी है, और तार्किक भी है, प्रासंगिक भी है, और हमें सोचने के लिए विवश भी करता है। इसको पढ़ते हुए मेरा ध्यान कई और पुस्तकों की ओर गया, जिनमें उपन्यास तो आता है, लिखा जाता है, और उपन्यास के साथ साथ उसमें बातें भी की जाती हैं, लेकिन यह जो कौशल है कि उसको कहानियों के माध्यम से बताया जाए, और कहानियों के माध्यम से बताते बताते उससे सवाल भी किए जाएं, और उसका तार्किक ढंग से जवाब भी दिया जाए, तो कुल मिलाकर के यह जो कहानी वाला शंख संग्रह है, मेरी दृष्टि में अपने ढंग का हिंदी बाल साहित्य के क्षेत्र में एक नया प्रयोग है। इसका जिस ढंग से स्वागत हुआ है, स्वागत हो रहा है, भविष्य में भी इसका वैसे ही स्वागत होगा। मेरी दृष्टि में मुझे पढ़ते हुए जो कुछ लगा, वो मैंने अपनी बात में कहा। सलिला संस्था के माध्यम से बिमला जी बड़ा काम कर रही है। वो सलिल प्रवाह जो निकालती हैं, अब वो उनकी एक कृपा है कि वो सब मुझे भेजती रहती हैं बीच बीच में, तो मुझे पढ़ने का अवसर मिलता रहता है। कल श्याम पलट पांडे जी से बात हो रही थी, तो हमने कहा वो मेरे पास विशेषांक है, आप निश्चिंत रहिए, कभी अवसर मिलेगा तो मैं लिखूंगा उस पर। बहुत अच्छा। और ये जो प्रयास है इस तरीके से, वो निश्चित रूप से बिमला भंडारी दीदी बधाई के पात्र हैं। मैं उन्हें अपनी शुभकामनाएं देता हूं, और इस पटल पर उन्होंने मुझे एक अवसर दिया कि मैं सहभागिता कर सकूं। जैसा मुझे लगा वो मैंने अपनी बात कही। मैं सभी के प्रति कृतज्ञ हूं। इंदिरा त्रिवेदी जी जुड़ी, लता अग्रवाल तुलजा जुड़ी, दिनेश कुमार माली जी जुड़ गए, और हमें लगता है वे अभी नीलम राकेश जी भी जुड़ रहे नीलम हैं। जी का भी चेहरा हमें दिखाई दे रहा है। वो भी आ गई। वो कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त है, तो वो भी दिखाई दे रही हैं। अब मैं अध्यक्ष के रूप में इन सभी का स्वागत करता हूं, और सभी के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, और पुनः पुनः आभार आदरणीय बिमला भंडारी दीदी को, और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत ही अलग-अलग दृष्टि से, बड़ी गहराई से आदरणीय प्रोफेसर सुरेंद्र विक्रम जी ने अपने विचार व्यक्त किए, बहुत विस्तृत तरीके से। इसका सभी श्रोताओं को और बाल साहित्यकारों को इसका लाभ मिलेगा। और हमारे बीच नीलम राकेश जी पधार चुकी हैं। बहुत-बहुत बधाई आपको, आपके सम्मानित होने पर। और बहुत धन्यवाद। जी, खत्म होते होते हम शामिल हो पाए। हाँ, बिल्कुल उन्होंने कहा आदरणीय सुरेंद्र विक्रम जी ने कि देर आए दुरुस्त आए। तो और कुछ मेरा सभी को प्रणाम, विमला दीदी को, सुरेंद्र विक्रम जी को, आपको और सारे श्रोताओं को। जी, ठीक, अब समाप्त करते हैं। अब कार्यक्रम बिल्कुल समाप्ति पे आदरणीय है। दीदी एक को बार कहना, इस पुस्तक के लिए दीदी को बहुत बधाई देना चाहूंगी, और एक बात मैं भी जोड़ना चाहूंगी
कि कहानी वाला शंख के रूप में दीदी ने जो एक प्रयोग करा है, शंख को सूत्रधार बना करके बच्चों तक बहुत अच्छे संस्कार पहुंचाने की कोशिश की गई है, जो नया प्रयोग है और बधाई योग प्रयोग है। तो दीदी को बहुत बहुत बधाई। मेरी ओर से भी आदरणीय विमला जी को बहुत बहुत बधाई। और ये पुस्तक निश्चित रूप से बालकों के लिए बहुत ज्ञानवर्धक रहेगी, उनकी जिज्ञासाओं को शांत करेगी और उनके लिए बहुत उपयोगी रहेगी। आपको बहुत बहुत बधाई। आप सभी का मैं हार्दिक आभार प्रकट करती हूँ कि एक छोटे से मैसेज और फोन के जरिए हम सब लोग इस तरह से आपस में जुड़े और ऑनलाइन हमने एक पुस्तक के ऊपर चर्चा करी। ये मेरी खुशनसीबी है। सलीला संस्था के माध्यम से यदि ऐसे छोटे छोटे आयोजन होते रहे और किसी पुस्तक को लेकर चर्चा होती रहे तो कैसा रहेगा, ये विचार कुछ समय पहले मेरे जब मन में आया। उसके बाद जैसे कोरोना काल के अंदर ऑनलाइन संगोष्ठी रखी जाती थी और वेबिनार किए जाते थे, तो मैंने कहा इस माध्यम को फिर से चुना जाए और ये हम दूसरा पुस्तक चर्चा इस माध्यम से कर रहे हैं। और जो भी अच्छी पुस्तकें होंगी निसंदेह आने वाले समय में उन पे भी हम ऐसे ही सार्थक पुस्तक चर्चा रखेंगे। तो जो विद्वजनों के जो विचार आए हैं वो वाकई में बहुत चौंकाने वाले और दंग करने वाले थे। बिल्कुल उसी तरह से है जैसे बिहारी का दोहा था, शाम हरित दूती होए, और उसकी व्याख्याकारों ने 700 से भी अधिक व्याख्याएं कर दी थी। उसी तरह से दिनेश कुमार जी माली ने अपने ढंग से कहानियों को बताया और रेखांकित किया, एक एक कहानी पर विस्तृत बात करी। और उसी तरीके से जैसा लता जी को कहानी पढ़ने के बाद लगी या पुस्तक पढ़ने के बाद लगी, उन्होंने बात करी, आवरण पर बात हुई और इसके समस्त कलेवर पर इंदिरा जी ने भी अपनी विस्तृत बात करी थी। और डॉक्टर सुरेंद्र विक्रम ने जो पूरा सार निचोड़ करके पूरा निकाल दिया और एकदम से सारी चीजें बूंद बूंद करके सामने ले आए। कई बिंदुओं में मैंने इसको नोट डाउन भी किया है कि कितने बिंदुओं में उन्होंने इस पूरी कृति का मूल्यांकन किया है। तो ये बहुत बढ़िया बात है कि पहली बार ही सही पर ऑनलाइन हमारी इस चर्चा गोष्ठी के अंदर सलीला संस्था के कार्यक्रम में डॉक्टर सुरेंद्र विक्रम का आना पहली बार हुआ है और पहली बार ही वह मतलब धमाका कर रहे हैं और अपनी विद्वता का उन्होंने पूरा सबको लाभ दिया है। और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि मैं मेरे इस पटल से जुड़ने वाले दो बहुत महान विभूतियां हैं, दिनेश कुमार जी माली जो मेरी प्रत्येक पुस्तक पर बहुत विस्तार से बहुत अच्छी गहराई में जाकर के सूक्ष्म पड़ताल करते हैं। और दूसरा जितना भी उन्होंने पढ़ा होगा साहित्य या जितने भी वो पढ़ते हैं, बहुत अच्छे पाठक भी हैं, तो वो सारी चीजों का वो इसमें सामने बिठाते हुए और इतना अच्छा तुलनात्मक अध्ययन करके और वो प्रस्तुत करते हैं अपनी बात को, वह भी बहुत अचंभे के काबिल होता है। मैं जिन किताबों तक नहीं पहुंच पाई वो उनको रेखांकित करते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। और चूंकि ये लग रहा था मुझे कि दिन का समय है, पर सर्दी की वजह से मैंने दिन का समय रखा था। कुछ हमारे इस बार कम मतलब श्रोता जुड़े हैं और ये श्रोता की गिनती जो हमेशा 30-35 तक रहती है, तो इस बार समय की वजह से किंतु इसको YouTube पर भी डाल दिया जाएगा और Facebook पर भी मैं अपने पेज पे इसको लाइव कर दूंगी, मतलब उसको जोड़ दूंगी, तो बाद में भी लोग देख पाएंगे। तो जो हमारे साथ जुड़े हैं, कृष्णलता जी यादव, यशपाल जी शर्मा, संध्या जी गोयल, कैलाश वाजपेयी, संगीता सेठी, मधु महेश्वरी और भी लोग बाद में जुड़े हैं जिनके नाम मैं लिख नहीं पाई हूँ, तो सभी का आभार। सभी ने अपनी प्रतिक्रियाओं को से और मैसेज में डाल करके ड्रॉप करके टेक्स्ट मैसेज में और व्यक्त किया है, जो समय समय पे मैं हाईलाइट भी करती रही हूँ। और सर्वाधिक मधु जी महेश्वरी ने बहुत सक्रियता से और बहुत तत्परता दिखाई है, वो सलीला संस्था की सदस्य हैं
और अहमदाबाद से आज वो इस कार्यक्रम को जुड़ पाई हैं इस कार्यक्रम से। तो आप सभी का, और जिस तरह से जो चीजें व्यस्तता भरी रही उसके अंदर भी हमने कुल मिलाकर के सब कुछ अच्छा कर दिया। जैसे नीलम जी नहीं देर से जुड़ पाई, जैसे लता जी भी सफर के दौरान जुड़ी, और इंदिरा जी ने जिस तरह से मोर्चा संभाल लिया, तो बहुत ही अच्छा एक कार्यक्रम प्रस्तुत हो सका। आप सभी का बहुत सत प्रयास रहा इसके अंदर, और सभी ऊर्जावान साथियों को मैं हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। धन्यवाद।